तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। ऐसे बहुत सारे केस मैंने अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में देखे हैं। जब कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है और पकड़ा जाता है, कई ऐसे होते हैं जो अनपढ़ भी हैं, उसके बाद जेल जाते हैं, फिर जेल से मुकदमे की लड़ाई शुरू होती है। वो तारीख जब पड़ती है तो अदालत जाते हैं, वकीलों से आमना सामना होता है। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है कि वही क्रिमिनल जिसका मुकदमा अदालत में है और उसके वकील भी हैं, वो अपने आप वकील बनता जाता है। धीरे धीरे वो खुद केस की पैरवी करना शुरू कर देता है। वो वकील को सलाह देना शुरू कर देता है कि तुम ये बोलो, ये दलील दो, ये पॉइंट उठाओ, इस पे बहस करो। और इसका जीता जागता सबूत है अभी निठारी केस का सुरेंद्र कोहली, जिसके बारे में उसके वकील ने ये बताया कि वो हम पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता। वो कहता बस जो मैं तुमको कह रहा हूँ अदालत में उसी हिसाब से उसी पॉइंट पे बहस करना और किसी चीज़ पे नहीं। और ये अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। तंदूर केस, उसमें भी सुशील शर्मा को जितनी जानकारी थी कानून की उस वक्त अपने केस की, मनु शर्मा, जेसिका लाल मर्डर केस, कानून की पूरी जानकारी। तो जब आप जेल में रहते हो और मुकदमा चल रहा था तो आपको बहुत सारी जानकारी हो जाती। तो ये तो रही क्रिमिनल की बात, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में खुद वकील हो जाते हैं। बहुत से आम लोग भी ऐसे हैं जो अदालत के जब चक्कर काटते हैं तो धीरे धीरे उन्हें कानून की बारीकियों की समझ आती है, धाराओं का पता चलता है, अदालत के बिहेवियर, जज का मूड, वकील क्या कैसे कर रहा है, उल्लू बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये छोटी छोटी बातें समझ में आ जाती हैं। अब यहाँ तक ठीक है। अफसोस तब होता है जब हमारी पुलिस जुडिशरी सिस्टम किसी बेबस मजबूर किसी परिवार को इस हद तक तंग करता है, इस हद तक उनके साथ नाइंसाफ़ी करता है, उनकी मदद नहीं करता, कि कोई रास्ता न देखते हुए उन्हें खुद ये बीड़ा उठाना पड़ता है कि अब वो इस खुद केस की पैरवी करेंगे, खुद जांच करेंगे। अदालत में केस की पैरवी करना और खुद से इन्वेस्टिगेशन करना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज की कहानी दिल को कचोट देने वाली एक बाप की कहानी है। एक बाप जिसका 15 साल का एक बेटा एक सड़क हादसे में मारा जाता है। वो स्कूल जा रहा था और उसकी मौत के बाद अब एक नेग्लिजेंस रोड एक्सीडेंट का मामला बनता है। जो जिम्मेदार दोषी कार चालक है उसको पकड़ने की बात बनती है, हट जाने की बात बनती है। लेकिन अगले 8 सालों तक वो लोकल पुलिस, इसके बाद 5 बार अदालतें उस बाप को हमेशा मायूस और बैरंग लौटा देती हैं। कहती है इस केस में कुछ नहीं है, केस क्लोज कर देती है, क्योंकि उस कार वाले का पता ही नहीं चलता। बाप आखिर में ठानता है कि वो अपने उस बेटे के गुनहगार कार ड्राइवर और उस कार को ढूंढेगा और पता करेगा कि उसके बेटे के साथ जिसने किया उसने ऐसा क्यों किया। कम से कम सड़क हादसे बहुत बार कई सारी गलतियों की वजह से होती हैं, लेकिन इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि वो रुक जाता। अगर उसकी कार से उसके बेटे को टक्कर लगी, वो उसको घायल उठाकर अस्पताल पहुंचा देता, पलट कर एक बार सॉरी बोल देता, लेकिन ये सब नहीं किया। तब उस बाप ने कहा कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। 8 साल तक वो बाप इस लड़ाई को लड़ता है और किस किस तरीके से लड़ता और कैसे जांच करता है, ये पूरी कहानी अपने आप में ये है। आईना दिखाती है समाज को, पुलिस को, अदालत को। ये बात है 5 जून 2015 की, 5 जून 2015, यानी कि 8 साल पुरानी। 5 जून 2015 को गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव था, उसके सेक्टर 55 में एक स्कूल था। उस स्कूल में अमित नाम का एक लड़का 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। अमित के पिता जितेंद्र चौबे अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे। उन्हें फिर वहाँ से अपना ऑफिस चले जाना था। अचानक एक तेज़ रफ्तार कार आई और उसने अमित को टक्कर मार दी। अमित सड़क पर गिर पड़ा, लहूलुहान था। कार वाले ने पलट कर देखने की जहमत नहीं उठाई कि उसकी कार से एक इंसान टकराया, जिंदा है, मर गया, घायल है, देख लूँ, अस्पताल पहुंचा दूँ। वो भाग गया। अब बाकी लोग आए, मदद की। उन लोगों ने अमित को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। अमित दम तोड़ चुका था। अब मौके पर कार वाला तो भाग गया, 2 चीज़ें सड़क पर पड़ी रह गई। एक, उस कार का आधा नंबर प्लेट जिस पर लिखा था 2690। अब इससे पहले के DLC या फिर आप गुरुग्राम के, हरियाणा के हैं तो HR वाला प्लेट वो गायब है। अब सिर्फ 2690
अब 2690 अलग अलग जो नंबर होते हैं, बहुत सारे कार के भी हो सकते हैं। किसी का DL414 हो, किसी का DL13 हो, तो भी 2690 नंबर हो सकता है आखिरी के। ये रिपीटेड नंबर होते हैं। तो एक ही आधा अधूरा नंबर प्लेट मिला 2690 और एक मिला एक टूटा हुआ रेयर व्यू आगे का, ड्राइवर की सीट का, जहाँ पे ड्राइवर बैठता है, तो उसका टूटा हुआ वो रिवर व्यू मिरर मिला जो सड़क पे गिरा हुआ था। बेबस बाप ने इन दोनों चीज़ों को उठाया। कुछ लोगों ने पुलिस को खबर दी, पुलिस पहुंच गई। उसके बाद बाप पुलिस स्टेशन पहुंचा। बेटे की मौत हो गई थी, थोड़ा संभला। फिर पुलिस के पास जाकर उसने ये दोनों चीज़ें दी और कहा कि कार वालों का कुछ पता चला? पुलिस ने कहा नहीं, इत्तेफाक से वहाँ पे कोई CCTV कैमरा नहीं था। बाप ने कहा ये 2 सुराग हैं, शायद इस सुराग के ज़रिए आप उस कार तक पहुँच सकते हैं। पुलिस वालों ने पहले ही कह दिया बेमन से कि आधे अधूरे नंबर 2690 हज़ारों इस नंबर की गाड़ियाँ होंगी, कैसे पकड़ूँ? आप जो इस टूटे हुए मिरर जो है जो लेकर आए हैं, इसके ज़रिए कहाँ किसी कार वाले का पता चल सकता है? बाप कह रहा है कि आप कोशिश तो कीजिए। पुलिस कह रही है नहीं, कुछ नहीं हो सकता। फिर भी हम कोशिश करते हैं। वो झूठी दिलासा देते रहे। महीना बीतता गया। एक रोज़ अचानक बाप को पता चला कि पुलिस ने बिना उन्हें बताए हुए इस केस को क्लोज कर दिया और कोर्ट में क्लोजिंग रिपोर्ट डाल दी। जब ये जितेंद्र चौबे को पता चला, उन्हें बड़ा धक्का लगा कि एक तो पुलिस ने जांच नहीं की, ऊपर से उनको अंधेरे में रखा और जाकर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। वो पुलिस स्टेशन गए। काफ़ी उन्होंने पुलिस वालों से एक तरह से बहस की। पुलिस वालों ने कहा कि देखिए इसमें कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। और उन्होंने वो जो दोनों सामान थे वो भी बोला कि ये देखिए इससे कुछ नहीं है। 26 नंबर जो था 2690 और एक जो इनका टूटा हुआ रेयर व्यू मिरर था, कायदे से केस प्रॉपर्टी है, ये दोनों बाप को ही दे दिया। कहा हमसे तो नहीं हुआ, आप ढूंढ लीजिए। बड़ा अफसोस हुआ पुलिस के इस रवैये पर, लेकिन जितेंद्र चौबे ने कहा कि चलो मैं कोशिश करूंगा। अब एक कार ने उनके बेटे को मारा। कार का नंबर पता नहीं, आधा नंबर उनके पास है, एक टूटा हुआ रियर व्यू मिरर है, उस मिरर पर कुछ नंबर लिखे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं कोशिश करूंगा। अब यहां से उस बाप की इस लड़ाई की कहानी शुरू होती है और इस कहानी में एक सबक है कि जो इस बाप ने किया, अगर उन पुलिस वालों ने किया होता तो वो कार वाला कार के मालिक के साथ उसी वक्त पकड़ा जाता। लेकिन वही है, केस की बात होती है। बाप के पास सबूत के नाम पर 2 चीज़ थे। अब उन 2 चीज़ों के जरिए उन्हें लाखों गाड़ियों में से एक कार को ढूंढना था जिसने उसके बेटे को मारा था। साइड मिरर जो टूटा हुआ मिला था सड़क पर, उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। आप देखेंगे हर मिरर पर एक नंबर लिखा होता है। अब जो गाड़ी का नंबर प्लेट था 2690, उससे अभी कुछ फायदा होना नहीं था। फादर ने कहा कि सारा फोकस इस साइड मिरर व्यू के इस नंबर पर करते हैं और इसके जरिए कोशिश करते हैं उस कार तक पहुंचने की। तो जो नंबर मिला वो एक गुरुग्राम में ही बिनौला एक एरिया है, किसी ने बताया। वो हर तरफ से पूछते रहे कि ये कार कहाँ बनती है, कार के मिरर कहाँ बनते हैं, फिर असेंबल कहाँ होता है। तो एक कार के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी का नाम आया कि आप वहाँ जाओ, वो बताएंगे। गुरुग्राम में उस कार के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, क्योंकि कार के पार्ट्स अलग अलग लोगों को ठेका दिया जाता है, वो वहाँ पहुँचे। पता चला कि उस पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के यहाँ ही ये मिरर बना था। उन्होंने देखते ही कहा कि हाँ, ये हमारे यहाँ बना था। और उन्होंने कहा कि इस नंबर के जो मिरर थे वो 31 जुलाई 2014 को बने थे और 6 अगस्त 2014 को इसे मानेसर के मारुति प्लांट को भेज दिया गया था। अब मानेसर में एक बहुत बड़ा मारुति प्लांट है जहाँ मारुति गाड़ियाँ बनती हैं। ये जो नंबर था ये मारुति की गाड़ियों का नंबर था जो मिरर व्यू पे। पार्ट्स बनाने वाली कंपनी मारुति के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो मिरर सप्लाई किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमने बनाया था 31 जुलाई को, उसके बाद हमने 6 अगस्त को ऐसे सैकड़ों मिरर के साथ ये मिरर भी इस नंबर के जो मानेसर मारुति प्लांट है वहाँ भेज दिया। अब पहली कामयाबी मिली, बाप को उम्मीद की रोशनी दिखाई दी। अब वो मानेसर प्लांट पहुँच गए। जब मानेसर प्लांट पहुँच गए
तो वहाँ जाने के बाद अब पूछा तो वो पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए इस नंबर के ज़रिए हम आपको कार का नंबर तो बता ही नहीं सकते क्योंकि वो आरटीओ देता है। दूसरा जो चेसिस नंबर होता है कार का, चेसिस नंबर के ही थ्रू बाकी सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो चेसिस नंबर पता चल सकता है इस मिरर के नंबर के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस नंबर के थ्रू चेसिस नंबर कार का पता करते हैं कि किस चेसिस नंबर पर ये कार मिला था, क्योंकि वो उनकी पूरी लिस्ट बनती है जब एक नई कार तैयार होती है। तो मिरर व्यू जिस कार में लगा उस कार का चेसिस नंबर भी उस फाइल पे लिखा था। बाप ने अपनी दर्द भरी कहानी बताई। कार कंपनी ने कहा हम आपकी मदद करेंगे, अच्छे लोग थे। उन्होंने अब उस लॉट को निकालना शुरू किया जिसमें ये मिरर लगा था। अब ऐसे ना मालूम कितने चेसिस नंबर थे, हजारों लाखों। उन्होंने उनको ढूंढना शुरू किया। अब जब ढूंढना शुरू किया तो पूरी एक कितना ढूंढे, उन्होंने कार की लिस्ट ही निकाल कर दे दी फोटोकॉपी कि ये है लिस्ट चेसिस नंबर और इन्हीं में से किसी एक में वो लगी हुई है, आप इसको ढूंढ लीजिए। अब जिसमें एक कार का मिरर लगा हुआ था। तो अब लिस्ट लेकर वो आ गए। जब लिस्ट लेकर आए तो अब उन्हें लगा कि चलो इसमें कार के चेसिस नंबर तो है इस नंबर के थ्रू, लेकिन आगे का मसला कैसे हल होगा। तो फिर उन्हें याद आया कि आधा अधूरा नंबर प्लेट उनके पास है 2690, पहले का नंबर है नहीं। अब उन्होंने जो मारुति कार से कंपनी से लिस्ट मिली थी उस लिस्ट में उस नंबर को ढूंढना शुरू किया कि ऐसी कौन सी कार है जिसमें, या कितनी कार है जिसमें 2690 लास्ट में है। बहुत सारे ऐसे कार के नंबर मिल गए 2690। तो उनमें से अब उन्होंने कहा कि हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो कुछ नंबर को शॉर्टलिस्ट किया तो उसमें से एक चेसिस नंबर मिल गया जो उस 2690 को अलॉट हुआ था। अब जब वो चेसिस नंबर मिला तो फिर ये पता चल गया कि 2690 के पहले का नंबर क्या था। वो HR करके उस चेसिस नंबर के थ्रू उस कार का पूरा नंबर मिल गया इनको। अब जब नंबर मिला तो भी ये कि अब कार किसको गई, किसने खरीदी, ये नंबर किसको अलॉट हुआ, आरटीओ से। अब आरटीओ दफ्तर जाना ज़रूरी था। अब बाप आरटीओ दफ्तर पहुंचता है। देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है। अब वो आरटीओ दफ्तर पहुंचा तो वहाँ जाने के बाद उसने ये चेसिस नंबर और सारी चीज़ें दी। जब आरटीओ में आपका गाड़ी रजिस्टर्ड होता है तो वहाँ जो भी नंबर आपको अलॉट होता है रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा हर गाड़ी का एक चेसिस नंबर ज़रूर दर्ज होता है। बाप ने वो चेसिस नंबर आरटीओ को दिया। आरटीओ ने चेसिस नंबर देखा और इसके बाद उसने आखिरी के 2690 नंबर देखे और फिर उस नंबर को देखकर उसने एक पता निकाला, एक नाम निकाला। पता चला कि ये कार गुरुग्राम के ही रहने वाले एक मिस्टर ज्ञानचंद को अलॉट किया गया था। उन्होंने ये कार खरीदी थी और ये नंबर उनको जारी किया गया था। कार का मॉडल था स्विफ्ट DVI। अब उन्होंने मारुति सुजुकी के जो मैनेजर थे उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये कार ज्ञानचंद तो है दी, बट वो जो एड्रेस था वो एड्रेस पे कोई था नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा भी होता है कि एड्रेस बदलते हैं या बाद में बताया जाता है। तब उन्होंने उस काम को और हल्का किया। उन्होंने कहा गुरुग्राम में सेक्टर 34 में के शोरूम से ये कार बेची गई है। तो कहाँ पहले मिरर, फिर चेसिस नंबर, फिर आरटीओ, फिर वो डीलर, और उस डीलर के जाने के बाद अब उन्हें पता चला कि सेक्टर 34 में एक सर्विस सेंटर है मारुति का। वहाँ पे इस कार की पूरी डिटेल मिली। उसमें नंबर, बाकी सारी चीज़ें, आधार कार्ड, आजकल तो गाड़ी खरीदते हैं तो आप ये होता ही है। तब ये सारी चीज़ें आ गई। सारी चीज़ें लेने के बाद कार का पता चल चुका जिसने 2015 में जितेंद्र चौबे के बेटे को कुचला था। लेकिन यहाँ तक उन्होंने अपनी 8 साल, इस सारी चीज़ों में 8 साल लगे। 8 साल के बाद कार का नंबर और कार का मालिक का नाम और उसका पता अब जितेंद्र चौबे के पास था। लेकिन एक चीज़ उनके पास नहीं थी और वो थी अथॉरिटी। एक पुलिस के पास जो राइट होता है पकड़ने का, सम्मन भेजने का, और वो शख्स से उनका कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था कि बातचीत हो। फिर वो पुलिस के पास गए। उन्होंने कहा देखिए मैं इस टूटे हुए शीशे और आधे अधूरे नंबर के साथ इस कार के असली ओनर, कार का पूरा नंबर, उसका पता, ये सब ले आया हूँ। अब आप कार्रवाई कीजिए।
पुलिस ने देखा और उसने कहा कि अब पुराना केस हो गया, कहाँ 8 साल आप पीछे पड़े हुए हैं, इसमें वैसे भी क्या सज़ा होनी थी, आप सुकून से घर पे रहिए। और इधर घर का आलम यह है कि 15 साल के एक बेटे को खोकर माँ बीमार पड़ चुकी है। लाडला था माँ का, दिन रात घर का वही माहौल। बाप अपने बेटे की जुदाई के बाद अपनी बीवी की हालत देखकर और परेशान होता। उसे लगता कि कम से कम एक बार उस शख्स से तो मिल लूँ जिसने मेरे बेटे को कुचला। माँ की सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि एक बार वो शख्स मिले और उससे पूछूं कि तुमने अगर टक्कर मारी भी, अनजाने में मारी, तुम रुक तो सकते थे, तुम उसे अस्पताल तो पहुंचा सकते थे, तुम बाद में सॉरी तो बोल सकते थे, तुम्हारा भी परिवार होगा, बच्चे होंगे। माँ की सिर्फ इतनी आरजू थी। बीवी की इस आरजू और बाप की इस कोशिश सारी चीज़ें ले आए, लेकिन अब पुलिस उन सबूतों के आधार पर केस को रीओपन करने को तैयार नहीं। अब बाप के पास सिर्फ एक रास्ता बचा, कोर्ट का। अब बाप अदालत पहुंचता है और अदालत पहुंचने के बाद कहता है कि ये केस है, ये सारी चीज़ें हैं। कोर्ट कहती है कि नहीं, इसमें इतना आपने किया है, इसका ऑथेंटिकेशन क्या है, ये ज़रूरी है कि वो है, पुलिस जांच करे, पुलिस रिपोर्ट दे तो हम माने, लेकिन हम आपकी बात पे कैसे भरोसा करें। 17, 18, 19, 20, 21, 22 हर साल वो कोर्ट गए। 5 उनकी पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया, हार नहीं माने, हर बार नई पिटीशन लेके पहुंच जाते। आखिरकार 2023 आ गया, जो अभी चल रहा है। 2023 में गए, फिर उन्होंने सबूत दिया, वकील ने ढंग से रखा केस को। तब कोर्ट को समझ में आया कि एक आम आदमी, एक कॉमन मैन कैसे अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, कहाँ कहाँ उसने ठोकरें खाई, कैसे कैसे उसने सबूत इकट्ठा किया और सबूतों की पुलिस ने अनदेखी की, दोबारा रीओपन केस को नहीं किया। अदालत ने भी अपने लेवल पे गलती की, पुलिस को आदेश नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया। तब 5वीं बार जाकर अदालत की आंखें खुली। 2023 में कोर्ट ने गुरुग्राम पुलिस को ऑर्डर दिया कि इस केस को रीओपन करो, उस शख्स को पकड़ो और उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई वो करो। इसी के बाद सेक्टर 56 थाने में गुरुग्राम के 2023 में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की, चार्जशीट तैयार हुई और अदालत के कहने पे ये कि आप इस केस को मतलब आगे बढ़ाइए। केस दर्ज हो गया, चार्जशीट तैयार हुई, लेकिन बाप का कहना यह है कि अभी भी वो जो शख्स है जो उनके बेटे का कातिल है एक तरह से, चाहे जाने में अनजाने में, ज्ञानचंद, उससे मुलाकात नहीं हुई। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इसको करने के बाद पूरा हर्जाना दिया जाए जो भी कानून के तहत आता है। तो पता चला कि वो जो शख्स था ज्ञानचंद सगर, हरियाणा के बादशाहपुर में। इन्होंने उनसे बात करने की भी कई बार कोशिश की कि सिर्फ एक बार बात कर लें, एक बार बीवी के सामने उसको लाकर खड़ा कर दें, वो माफ़ी मांग ले, लेकिन वो हुआ नहीं। अब फिलहाल इस केस में ये है कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, गिरफ्तारी अब भी नहीं हुई है। लेकिन बाप का कहना है कि इस केस को अंजाम तक पहुंचाने से पहले वो हारेंगे नहीं। यहाँ तक ले आए तो उम्मीद है कि इस केस को इसका मकाम ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस कहानी से एक सबक मिलती है कि एक आम आदमी, एक कॉमन मैन अगर किसी चीज़ को ठान कर अगर इतनी तफ्तीश कर सकता है, तो जिसके पास इतने सारे अधिकार हैं, जिसके पास जो जनता की मतलब सेवक है, जनता के टैक्स से जिनकी सैलरी जाती है पुलिस को, वो अगर इस तरीके से काम करते तो क्या मुश्किल था इस केस को सुलझाने में। 2-3 दिन का काम था। इसी टूटे हुए मिरर और आधे अधूरे नंबर के साथ अगर वो चेसिस नंबर ढूंढ लेती, उस कंपनी तक जाती, मारुति के कारखाने तक जाती, आरटीओ तक जाती, सारी चीज़ें निकल आती। लेकिन पुलिस को आईना दिखाया एक आम आदमी ने, एक मजबूर बेबस बाप ने, जिसने अपना एक जवान बेटा खोया था। तो उम्मीद यही है कि 8 साल की मेहनत बर्बाद ना हो और पूरा इंसाफ मिले। और इंसाफ भी क्या, जिसने अपना बेटा खोया उसकी माँ की यही आरजू है बस कि एक बार वो आए और बताए कि उसने ऐसा क्यों किया, वो क्यों भागा, क्यों उसके तड़पते हुए बेटे को वो अस्पताल नहीं ले गया, क्योंकि तब तक वो जिंदा था। और उन माँ की एक अपील ये भी है कि जो रोड हादसे, इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं,
उसमें कई बार लोग ड्राइवर को बुरी तरह मारने पीटने दौड़ने लगते हैं और उस डर से भी ड्राइवर भाग जाता है। तो उनकी गुजारिश यही है कि कभी भी सड़क हादसा हो तो ड्राइवर को ना मारें, कोशिश करें कि सबसे पहले उसको अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि ड्राइवर के दिल में जब तक ये खौफ रहेगा वो मौके से भागेगा, और वो भागेगा और वो वक्त बड़ा कीमती और नाजुक होता है, उतनी देर में जान जा सकती है। लेकिन हाँ, वो एक बार उससे पूछना चाहती हैं कि वो कभी पलटकर सामने क्यों नहीं आया, कभी माफ़ी क्यों नहीं मांगी। तो ये थी एक बेबस बाप की 8 साल की लड़ाई की कहानी। अब कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज तुलिका रुइया, इनका जन्मदिन है, ये टोरंटो से है, तो हैप्पी बर्थडे तुलिका। और ये भेजा है खुशबू काकरानिया ने। खुशबू जो है ये मेलबर्न से है। अक्षिता का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अक्षिता। और ये भेजा अक्षय जायसवाल जी ने, उनकी बेटिया है अक्षिता। साथ ही एलिजाबेथ इनायत हिना, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे एलिजाबेथ। और ये बेल्जियम से हैं और भेजा है शीतल कौर ने। प्रीति सिंह का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। और ये भेजा है महिमा सिखवार ने। साथ ही आज प्रवांशी सिंह के पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, नाम लिखा नहीं इन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, प्रवांशी आपके पेरेंट्स को पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आरजू सलीम और फुरकान सलीम की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। इसके अलावा बबीता ए, थैंक यू सो मच। शशि देव